एवरीवन, वेलकम टू आवर लाइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज सेल, और ये क्लास +1 का चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ से हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो कि आप लोअर क्लासेस में, मतलब ये जो टॉपिक है यहाँ पे हम बेसिक क्वेश्चंस से लेके जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे करने वाले हैं। अगर जैसे कोई जनरल एग्जाम भी होता है वहाँ पे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में भी ये टॉपिक आता है, CTET के एग्जाम का ये टॉपिक है, नीट का ये टॉपिक है, कोई अदर बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम है, और HP-TET के लिए तो खैर हम लोग करते ही हैं इन चैप्टर्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल आखिर होता क्या है? वी नो दैट हमारी बॉडी जो है वो एक ऐसी यूनिट से मिलके बनी है जो कि बहुत ही छोटी होती है। वो एक यूनिट माइक्रोस्कोपिक होती है, जिसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, और उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ऐसी यूनिट, वो क्या, उसको टर्म दे दी सेल। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में एग्जांपल बताया था, जैसे एक घर को बनाने के लिए छोटी छोटी जो है वो ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है, वैसे हमारी बॉडी को बनाने के लिए या उसको बनने के लिए एक छोटी छोटी सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट काम करती हैं। और हमारी बॉडी में मिलियन बिलियंस ऑफ सेल जो है वो प्रेजेंट होती हैं। हमें पता है कुछ ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेल होती है, मतलब कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म उसमें एक ही सेल से वो बना होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जिस बॉडी में बहुत सारी सेल्स होंगी उसे हम जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, राइट। चलिए पहले कुछ एक इंट्रोडक्शन से इसके जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। किसने डिस्कवर किया था सेल को? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। इन्होंने 1665 में सेल को सबसे पहली बार देखा था। जब इसने सेल की डिस्कवरी करी तो इसने क्या किया कि एक प्लांट की बार्क सेल्स को लिया और जिसको उसने बोला कॉर्क सेल। ठीक है, कॉर्क सेल को उसने लिया, जो प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जिसको हम प्लांट की जो है बार्क बोलते हैं, पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, वहाँ से उसने सेल्स ली। और वो सेल्स आपको पता है कि वो परमानेंट टिश्यू का पार्ट होता है, और वहाँ पे परमानेंट टिश्यू डेड टिश्यू होता है, इसलिए सेल्स भी उसमें कैसे होंगी, डेड होंगी। तो इसीलिए ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने वो डेड सेल की करी थी। सबसे पहले डिस्कवरी जो सेल की हुई थी वो डेड सेल की, क्योंकि कॉर्क सेल जो थी वो डेड होती हैं। इसके बाद टर्म जो थी, सेल टर्म जो दी थी वो भी रॉबर्ट हुक ने दी थी। लिविंग सेल की डिस्कवरी फिर किसने करी? रॉबर्ट हुक ने डेड की डिस्कवरी करी, तो लिविंग की डिस्कवरी करी एंटोन लुइन हुक ने। ठीक है, नेक्स्ट रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन कॉर्क सेल। ठीक है, कॉर्क सेल में, और उसने देखा था कि उसको एक ऐसे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से माइक्रोस्कोप में दिखे। सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, मतलब उसने खुद ही एक प्रिमिटिव पुरानी तरह का एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसमें अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रॉबर्ट हुक ने जब अपना काम किया तो उसने उस काम को पब्लिश किया अपनी ही बुक में। ठीक है, उसने अपने काम को पब्लिश किया बुक में, और वो उस बुक का जो नाम है वो आपको याद रखना है, दैट बुक इज माइक्रोग्राफिया। बुक का नाम क्या है? माइक्रोग्राफिया। देखो ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ ये क्लास 9 की NCERT में भी हैं। तो बेसिक्स मैं हमेशा कहती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट के बाई चांस बेसिक्स क्लियर नहीं है तो 9th एंड 10th की NCERT को एक बार गो थ्रू ज़रूर करें। ओके, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। किसने कहा कि बॉडी हमारी सेल्स से मिलके बनी होती है? ये चीज़ किसने कही? तो ये शेल्डन एंड श्वान, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक थ्योरी भी दी जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी उसे हम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि हु गेव सेल थ्योरी? तो शेल्डन एंड श्वान ने 1839 में ये थ्योरी दी थी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, न्यू सेल फॉर्म्ड, यहाँ पे देखेंगे न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। थोड़ा सा फॉन्ट साइज में इंक्रीज कर लेती हूँ। न्यू सेल्स फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब ये एक साइंटिस्ट थे रॉडल्फ वर्चो, ये भी प्रीवियस ईयर, सारे के सारे अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, रॉडल्फ वर्चो ने कहा, एक साइंटिस्ट थे, कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी।
उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ही पूछते हैं पेपर में, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोला, उस इस लाइन का मतलब होता है कि सेल्स जो न्यू सेल्स जो बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही हैं। मान लो पहले से कोई सेल एग्जिस्ट कर रही है, आगे उससे दो डॉटर सेल बन रही हैं, मतलब ये जो न्यू फॉर्मिंग सेल्स हैं ये प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रही हैं। ये स्टेटमेंट सबसे पहले रॉडॉफ वॉर्चॉ ने दी है, तो आपको ये नाम बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा को कॉमनली हम PPLO भी कहते हैं, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। निमोनिया एन साउंड देता है पर पी से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है, पी साइलेंट होता है, इसीलिए PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल जो है ऑस्ट्रिच एग की होती है, शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ी उसकी सेल होती है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो नर्व सेल होती है, ठीक है, जो कि हमारे मोस्टली हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है, ब्रेन से जुड़ी होती है। और स्टूडेंट आपको पता है नर्व सेल एकमात्र ऐसी सेल होती है जो कि डिवाइड नहीं कर सकती है, इसीलिए बोलते हैं कि ब्रेन को, अपने माइंड को, अपना जो ये पूरा स्कल है इस एरिया को एकदम सुरक्षित रखो, बोलो हेलमेट पहनो, ऐसे कहते हैं ना कि क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लग जाती है तो उसमें जो नर्व सेल्स प्रेजेंट है अगर वो डैमेज होगी, क्योंकि डिवाइड तो करेंगी नहीं, डिवाइड नहीं करेंगी, न्यू सेल्स नहीं बनेगी, और न्यू सेल्स नहीं बनेगी तो जो पुरानी है वो डेड होगी, फिर हमारे पास रहा ही क्या, तो हमारा ब्रेन जो है वो डेड हो सकता है, इसलिए बोलते हैं ऐसा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्पर्म सेल, ठीक है, जो कि मेल में होती है। और लार्जेस्ट सेल अगर की बात करें ह्यूमन बॉडी की तो ओवम या ओवा जिसको बोलते हैं, और ये फीमेल्स की बात हो रही है। लिवर सेल कैन मल्टीप्लाई एट वेरी हाई रेट, पता है आपको लिवर की जो सेल्स होती है बहुत फास्ट 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 डिवाइड कर सकती हैं, इसीलिए अगर लिवर में बाई चांस कोई इन्फेक्शन डैमेज हो जाता है तो बहुत जल्दी वो अपनी रिकवरी खुद ही कर लेता है। लिवर सेल्स शो रीजनरेशन, वही, क्योंकि रीजनरेशन अगर उसकी सेल्स को कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई डैमेज आ जाता है तो वो अपनी सेल्स को खुद रीजनरेट कर लेता है, और जो वहाँ पे डैमेज हुआ उसको जल्दी से रिकवर कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हाई सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ओके, लीवर में दो लोब्स होते हैं, छोटा सा लीवर मैंने यहाँ बनाया है, उसमें जो है एक लोब बड़ी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सेल दैट डजंट डिवाइड, वही बोला मैंने कि नर्व सेल डिवाइड नहीं कर। ये जो क्वेश्चन थे 15 क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन थे, चाहे कोई स्टूडेंट 9th क्लास में है, चाहे +1 में है, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, उसको ये क्वेश्चन तो एकदम रटे होने चाहिए, ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाइए NCERT को लेके, अब हम सारे क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे। स्टूडेंट्स, सेल जो है दो तरह की मेनली होती है, वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, अनदर इज यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ये प्रिमिटिव मतलब कि पुरानी तरह की सेल होती है, क्या होती है, पुरानी तरह की सेल होती है, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल क्या एडवांस होती है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुराने टाइम में क्या होता था, फ़ोन, कोई मोबाइल फ़ोन, बहुत छोटे छोटे फ़ोन आते थे, उनमें कोई टच नहीं होता था, ना ही कोई एडवांस फीचर होते थे, ना ही उसमें कोई यूट्यूब चलता था, ना ही इंटरनेट जो फैसिलिटी थी वो थी। लेकिन आप आज की डेट में फ़ोन्स को देखेंगे, इतने अपडेट हो चुके हैं, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे फीचर, बेटर कैमरा, अच्छे अच्छे प्रोसेसर उसमें हैं, ठीक है, आप सारी चीज़ें देखते हैं। तो मतलब आप ऐसे समझ लो, जिस तरीके से फ़ोन जो है पहले के टाइम में प्रिमिटिव होता था, आज के टाइम में एडवांस है, वैसे ही बहुत पहले, हज़ारों साल पहले प्रिमिटिव सेल्स होती थी जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और आज की डेट में जो एडवांस सेल्स आई हैं, जैसे हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स अदर, उन सबके पास एडवांस सेल्स हैं, और हमारे पास भी क्या, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे जो है वो एडवांस चीज़ें आती गई, वैसे वैसे सेल्स में नए नए फीचर आते गए, और हम प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स की तरफ आते गए, ठीक है, इतना समझ लीजिए। नेक्स्ट, सेल को हम स्टूडेंट बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, और इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेट जो फंक्शन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब डाइजेशन होनी है, रेस्पिरेशन होनी है, एक्सक्रीशन होनी है,
देखो आप बोलोगे कि रेस्पिरेशन कौन करता है, आप बोलोगे जो हमारे लंग्स और हमारे नोज करते हैं, बट नो स्टूडेंट, नोज के थ्रू जस्ट एयर पास होती है और लंग्स के थ्रू भी जस्ट एयर पास होती है। अल्टीमेटली वो जो एयर है, वो जो ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाती है, ब्लड में जाती है, और ब्लड की जो सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक, हर एक बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाती हैं। तो अल्टीमेट रेस्पिरेशन का फंक्शन को परफॉर्म करने में ब्लड सेल्स हेल्प कर रही है, वहां पे कौन, सेल हेल्प कर रही है किसी फंक्शन को परफॉर्म करने में, इसीलिए उसको हम फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेल्स के फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही इससे बना है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, राइट। बेसिक क्वेश्चन, ये तो आपसे बोर्ड में भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, देखो आपकी बुक में जो सेल का डायग्राम है उसको देखिए, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनकी शेप, उनका साइज, उनका फंक्शन, सब कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हर एक का फंक्शन अलग होगा, शेप भी अलग होगी, और इनको ही हम, इन छोटी छोटी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन, उनको सेल ऑर्गेनेलीज बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे ये सेल है, ठीक है, सेल की कवरिंग होती है। थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ ताकि आगे आपको सेल ऑर्गेनेलीज में डिफ़िकल्टी ना आए। यहाँ पे देखिए, कोई भी सेल है, बेसिक सेल की बात कर रही हूँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो कोई सेल है, उसकी एक कवरिंग होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसकी क्या होगी, एक पर्टिकुलर क्या होगी, कवरिंग होगी। तो इस सेल की भी मान लो कोई कवरिंग है, हर एक सेल के पास कवरिंग होती है, कुछ सेल्स के पास एक से ज़्यादा कवरिंग होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर, इस सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनेलीज होंगे, ठीक है। मान लो इसमें एक ये राउंडेड बड़ा सा कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आगे इसके बारे में। फिर छोटा सा ऐसे आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर अलग अलग दिखेंगे, ठीक है। कुछ आपको जो है वो इस शेप के दिखेंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके का दिखेगा। कुछ जो है इसमें स्टूडेंट्स अलग तरह का होता है, जैसे हम शेप जो है अलग बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे होते हैं, बहुत सारे अलग ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज को अंडरस्टैंड करने के लिए क्लास 9 की प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल में मैंने सेल ऑर्गेनेलीज के सारे फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे मैंने वो समझाया है, तो वो बेटर आपको अंडरस्टैंड होगा, वहाँ जाके आप वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिफरेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ पे क्लास 9 बायोलॉजी का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मैं कह रही हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे राइबोसोम, राइबोसोम की तरह ही एक और होता है लाइसोसोम, ठीक है। ये सब हम फंक्शन आगे करने वाले हैं। ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, इस तरीके का आपको गोल्जी बॉडी दिखता है, गोल्जी बॉडी दिखता है, ठीक है। तो और भी इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल, मैं आपको ये स्ट्रक्चर क्यों बता रही हूँ कि सेल ऑर्गेनेलीज एक्चुअली होते क्या है और क्या इनके जो शेप साइज कैसे वेरी करते हैं। ओके, चलिए, ये तो बेसिक्स के लिए जो फर्स्ट टाइम सेल चैप्टर पढ़ते हैं। अब मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैं क्लास 9 टू क्लास +2 स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो वो लोग भी वीडियोस देखते हैं, कुछ मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम वीडियो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू बताया करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में उतना इफेक्टिव चीज़ उनको शायद नहीं लगता होगा, इसलिए कुछ स्टूडेंट मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम वीडियो भी आप डाला करो, तो वो उनके लिए भी थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन। सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होगी उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं स्टूडेंट। आउटर कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, देखो प्रोटोप्लाज्म से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये कोई सेल है, इसकी मेम्ब्रेन है,
मेम्ब्रेन को, बाहर वाली मेम्ब्रेन को छोड़ के अंदर जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है स्टूडेंट, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब ये जो अंदर सारा मटेरियल है, असली काम तो इसी का है, असली फंक्शंस जो हैं वो यही परफॉर्म करेगा। जैसे न्यूक्लियस कोई एक फंक्शन परफॉर्म करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाएंगे, तो जो रियल फंक्शन है वो इसके अंदर परफॉर्म हो रहा है, उसी को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म होने में हेल्प कर रहा है, जो फंक्शंस हमारी लाइफ को जीने के लिए हमें मदद करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल, लिख लीजिए, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं किसको? प्रोटोप्लाज्म को। ठीक है, क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया। आगे चलिए, सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में स्टूडेंट्स क्या होता है, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलके वो बनी होती है। प्रोटीन उसमें अप्रॉक्सीमेटली एनसीईआरटी में 52% दे के रखा हुआ है, 40% जो है इसमें लिपिड्स होते हैं। ठीक है, मेन इसमें प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सेमी मतलब कुछ ही, परमिएबल मतलब परमिट देती है किसी चीज़ को। ये कोई सेल है, अब इसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, कुछ सेल के बाहर से जब एंटर करेगा यहाँ पे, तो ये मेम्ब्रेन बोलती है कि हाँ भाई साहब ये कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए, आप वापस जाओ, हम आपको परमिट नहीं देंगे कि आप सेल के अंदर जाओ। तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, कुछ चीज़ों को अलाउ करती है, कुछ को अलाउ नहीं करती है, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। राइट, अच्छा, एंथोसाइनिन इज परमिएबल टू मेम्ब्रेन। ठीक है, एंथोसाइनिन एक मटेरियल है जो परमिएबल होता है। ठीक है, इम्परमिएबल, नॉट परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब ये जो मटेरियल अगर सेल के अंदर प्रेजेंट है तो सेल के बाहर नहीं जा सकता, सेल के बाहर प्रेजेंट है तो सेल के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, एंथोसाइनिन आपके जैसे कौन सा फ्रूट होता है, वो बीटरूट होता है ना, बीटरूट खाया है जो रेड कलर का, जिसे खा के एकदम मुंह भी लाल हो जाता है, हमारी पूरी टंग भी लाल हो जाती है, वो मटेरियल है वो, क्योंकि उसमें वो कलर तभी रहता है क्योंकि उसका जो कलर है वो ना सेल से बाहर जा सकता है ना सेल से अंदर आ सकता है, उस पिगमेंट की वजह से। बाई लेयर्ड होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाई लेयर्ड होती है, 2 लेयर्स उसमें होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक स्पेशल मॉडल दिया गया है जिसे हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किसने दिया है, ये क्वेश्चन आता है, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में ये दिया हुआ है। और ये किसके लिए है मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। इसमें क्या रहता है, जैसे 2 लेयर्स होगी, एक लेयर ऐसे होती है, एक लेयर ऐसे होती है, और यहाँ पे लिपिड्स होते हैं, ऐसे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, बीच बीच में जैसे ये मान लो मैं लिपिड्स ही बना रही हूँ, ठीक है, ये लिपिड्स बना दिए मैंने, इन लिपिड्स के बीच बीच में जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। बीच बीच में क्या होगी, प्रोटीन, एक बड़ी सी प्रोटीन होगी जिसे टनल प्रोटीन बोलते हैं। मतलब इस तरीके का नेटवर्क जो है वो रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम मॉडल तो डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑल 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे, सेल वॉल। ये सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी। ठीक है, ये नॉन लिविंग होती है, सेल वॉल मोस्टली क्या नॉन लिविंग होती है। और सेल वॉल किस किस में प्रेजेंट होती है मैंने आगे लिखा है, ये प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, प्रोवाइड शेप टू द सेल। मैकेनिकल सपोर्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स में होती है। अब आप प्लांट को जितना मर्जी धक्का लगाओ बड़े से प्लांट को, वो गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, क्योंकि उसकी जो सेल वॉल्स है, उसकी जो सेल्स में सेल वॉल है वो उसको बहुत ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, उसको गिरने नहीं दे रही है। ठीक है, एब्सेंट इन अमीबा सेल, अमीबा में सेल वॉल नहीं होती है। अब स्टूडेंट ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज एक पॉली जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज। फंजाई जो है उसमें काइटिन से बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है म्यूरिन, और म्यूरिन को ही पेप्टिडोग्लाइकेन बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, मान लो ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इसके बीच में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या एक कनेक्शन बना होता है, एक पुल बना होता है, जहां से चल के मटेरियल क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा और दूसरी सेल के पास पहुंच जाएगा, उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूक्लियस।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट है? न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं और डायरेक्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एक्चुअल में सेल के जैसे कोई फैमिली होती है, उसका एक फैमिली मेंबर होता है जिसको हेड होता है, ठीक है। हमारे दादा हो सकते हैं, हमारे पापा हो सकते हैं, दादी हो सकती है, मम्मा हो सकती है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है सबको कि हाँ जी आप ये करो, आप वो काम परफॉर्म करो, इस तरीके से होता है ना। वैसे ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेनली अदर सेल ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए उसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल की वो सोचेगा कि सेल के लिए अभी इस वक्त क्या चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्या चीज़ अच्छी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वैसे इसमें मोस्टली सेल चैप्टर से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेल चैप्टर सबसे फेवरेट चैप्टर होता है। हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। ओके, क्रोमेटिन नेम गिवन बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले क्रोमेटिन नेम दिया था, ठीक है। न्यूक्लियस इज सीन इन इंटरफेज। अब इंटरफेज क्या होता है ये +1 क्लास वालों के लिए। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल मैं चैप्टर ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, क्लास +1 टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन सीरीज में आपको मिल जाएगा। तो इंटरफेस, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक इंटरफेस होती है, उसके बाद एम फेज होती है। एम फेज फिर डिवाइडेड होती है SG1 G2 G0 में, ठीक है। तो एक इंटरफेस होती है, उस फेज में जो है वो न्यूक्लियस हम अच्छे से उसको देख सकते हैं। अदरवाइज उसके बाद वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, क्रोमोसोम थिक होना शुरू हो जाते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं खुद को डिवीजन के लिए, ठीक है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, उसके बीच में स्पेस होता है जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है राउंडेड, जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। आपको फंक्शन ऐसे ही लिखने होंगे और क्योंकि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको पैक होके रहना पड़ता है, ठीक है। वो पैक होके रहता है, और कहाँ पैक होके रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना जरूरी है। एक और चीज मैं बता देती हूँ, जब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम के फॉर्म में जो डीएनए है वो पैक्ड होता है, तो वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जो है वो पैक्ड होता है, ठीक है। उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने डीएनए पे एक वीडियो सेपरेट बनाया है, डीएनए का डीएनए टेस्ट, मैंने उसका टाइटल दिया है। तो उसमें मैंने डीएनए से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे वहाँ पे एक्सप्लेन किए। मैंने न्यूक्लियोसोम के बारे में भी उसमें बताया है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको फील होता है कि आपको नहीं पता है इस बारे में, ठीक है, तो आप देख सकते हो। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है। अब देखिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक सेंटर में है क्या? सेंट्रोमियर। यहाँ स्पेलिंग सेंट्रोमियर, आगे ई भी लगना था, यहाँ पे शायद मिसप्लेस हो गया। तो सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में जब प्रेजेंट होगा तो उस तरह के क्रोमोसोम को हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर सब मेटासेंट्रिक में क्या हो जाएगा, उसकी 2 आर्म्स जो हैं क्रोमोसोम की छोटी हो जाएंगी, 2 बड़ी हो जाएंगी, मतलब जो आपका ये सेंट्रोमियर है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और एक्रोसेंट्रिक वो क्रोमोसोम होगा जिसमें वन साइड इज एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत छोटी होगी, और वन साइड इज एक्सट्रीमली लॉन्ग। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो एक साइड से आर्म्स इसकी कुछ ज़्यादा लंबी है और एक साइड से बहुत छोटी। टीलोसेंट्रिक आ जाता है। टीलोसेंट्रिक है कि इसकी जो टर्मिनल सेंट्रोमियर बहुत ही एंड पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब जिस तरीके से ये कोई सेंट्रोमियर है ये बहुत ही टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच गया है, मतलब सेंटर से बहुत मूव कर गया है एक तरफ को, ठीक है। तो टर्मिनल अगर सेंट्रोमियर होगा तो ऐसे क्रोमोसोम को हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए, ठीक है, और 59 हो गए। इसके बाद जो है लाइजोसोम वाला क्वेश्चन, ये क्या हो रहा है,
इसके बाद हम लाइजोसोम वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम लोग इसको नेक्स्ट में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, अच्छा एक और चीज़, सेल चैप्टर से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बनाया था, तो इसमें 50 और क्वेश्चन, 50 नहीं, लेट मी चेक इसके टोटल क्वेश्चन कितने बने हैं। इसके क्वेश्चन 125 टोटल क्वेश्चन बने हैं, लेकिन स्टूडेंट 120 क्वेश्चन मैं इसके बना चुकी हूँ जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, प्लस उसमें थोड़े से स्टार्टिंग वाले वो एडिशनल थे। लेकिन मुझे फील होता है कि इसके अलावा भी हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो अदर एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम सेल चैप्टर में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। वो मैं आपको टारगेट एचपी टेट 2020 में वो वीडियो डाल दूंगी, तो वहां जाके आप देख लेना। इस चैप्टर को वो फिनिश होने के बाद वो वीडियो, हो सकता है वो वीडियो आपको एमसीक्यूज टाइप में मिले या फिर हो सकता है वन लाइनर में मिले, तो वो अभी नहीं मैंने डिसाइड किया है कि उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी तक मैं इसी चैप्टर के जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर करें हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। एंड येस, इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ यार शेयर कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। ओके, बाय बाय।